चलो भाई, तीनों को आवाज आ रही है ना? जी बोलो। गोपाल, तेरे को भी आ रही है? स्टार्ट करूं? हाँ ठीक है, आ जाओ। थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पहले, है ना? रिवाइज हो जाएगा कल का, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। नेफ्रॉन के बारे में पूछ लेता हूँ, आ जाओ। नेफ्रॉन में बताओ मेरे को, टफ टफ कैपिलरी किसको बोलूंगा मैं? ग्लैमरुलस। हाँ, ग्लोमेरुलस, बढ़िया। ग्लोमरस हाँ। गोपाल तू बता कि ग्लोमेरुलस को पकड़ के कौन रखता है, कवर कौन करता है ग्लोमेरुलस को? ग्लोमरुलस को हम्म राम, तेरे को पता है? बोमैन्स कैप। हाँ, बोमेंस कैप्सूल। देख गोपाल, बुक में देख, दिख जाएगा तेरे को, बोमेंस कैप्सूल दिखा, ग्लोमेरुलस लिखा है, उसकी साइड में ही उनने बोमेंस कैप्सूल लिखा हुआ है नीचे साइड, हेलो है भैया ना? आवाज आ रही है? ग्लोमेरुलस है। हाँ भाई बोल। हेलो हेलो राम, तेरे को आ रही है ना आवाज? जी गोपाल, तेरे को आ रही है अभी आवाज? अरे लीव हो गया गोपाल से। हाँ आ जाओ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ग्लोमेरुलस है, उसको कवर कर रही है बोमेंस कैप्सूल, यहाँ तक हो गया था अपना। उसके बाद, है ना, थोड़ा बनाते भी जाता हूँ। ये है ग्लोमेरुलस मेरा, इसको कवर किया है बोमेंस कैप्सूल ने, ठीक है? तो यहाँ पे लेके कौन आता है, बताओ मेरे को, लेके कौन आता है? एफेंट कौन सा आर्टियो आर्टीरियल बोलूंगा? हाँ, एफेंट ये होगा एफरेंट। ठीक है, हाँ एफरेंट एफरेंट। और ये लेके कौन जाएगा? एफरेंट। हाँ, इफरेंट लगा देंगे, हाँ ई लगा देना बस, है ना? एफरेंट है तो इफरेंट, आर्टीरियोल, ठीक है। हाँ, तो ये है अपनी वोमेंस कैप्सूल। वोमेंस कैप्सूल ने ग्लोमेरुलस को कवर कर रखा है, टफ टफ कैपिलरी है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है, खून निचोड़ रहा है। तो निचोड़ के खून को क्या निकाल रहे हैं अपन? बेसिकली फिल्ट्रेट निकाल रहे हैं, उसमें से कचरा निकाल रहे हैं सारा। पर प्रॉब्लम क्या होती है, याद है ना, फिल्ट्रेट में क्या प्रॉब्लम होती थी कि ये जो कचरा होता था इसमें और भी कुछ चीजें निकल आती थी साथ में, याद है ना? ग्लूकोज भी आ जाता था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकल आएंगे, है ना? पहला क्या प्रोसेस है, ये वाला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला प्रोसेस। तो ये फिल्ट्रेट में क्या निकल गया, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड आ गए, है ना? ये अमीनो एसिड ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखा है। और क्या आ जाता है, यूरिया, ये तो चाहिए, तो लो, ये तो ठीक है। उसके बाद सॉल्ट्स आ जाती है, और पानी भी बहुत सारा आ जाता है ना? इतने ज्यादा को भी वेस्ट नहीं कर सकते अपन पानी को। तो क्या होता है आगे जाके, ये जो ट्यूब्स होती है, बताओ पहली ट्यूब का नाम क्या होता है, पहली वाली? पीसीटी हाँ, पीसीटी कौन पीसीटी सी? और डीसीटी। हाँ बहुत बढ़िया, ये है प्रॉक्सिमल पीसीटी, ये है कॉन्जुगेटेड। डीसीटी। बहुत बढ़िया। पीसीटी हाँ यानी प्रॉक्सिमल पास वाली, डीसीटी डिस्टल होगी। तो प्रॉक्सिमल कैसी है, कॉइल्ड है तो कॉन्वोल्यूटेड लिखते हैं बायो में, और ट्यूब्यूल है दिख ही रही है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। ये किसका लूप है, बताओ नाम क्या था साइंटिस्ट का? कलेक्टिंग जी दैट ये जो लूप है ये किसका है? हाँ, ये कलेक्टिंग डक्ट है, बहुत सही। हाँ, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अपन को ये एनाटॉमी तो उसकी पूरी याद हो गई थी, लूप ऑफ हेनले। इसके बाद, इसके अलावा मैंने एक छोटी सी चीज और बताई थी, ये जो है, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, और ये जो है ये है बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला के क्या बोलते थे, याद है क्या? एक अलग सी बॉडी से है जैसी दिख रही है अपन को। हाँ, मेल्पिगियन बॉडी, मेल्पिजियन मेल्पिगियन बॉडी। बॉडी। हाँ, इसके आने की चिंता करो। ये वाले जितने यहाँ पे लिखे हैं, इनको ध्यान से याद रखना है। ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके वो बन जाती है अपने यूरेटर, है ना? पूरी कलेक्ट करके अपन यूरेटर में डाल देंगे।
तो वो उसको फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करेगा, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब पहली बार अपन आप फिजियोलॉजी पे आते हैं, तो अपन ने उसके पार्ट देख लिया, यानी एनाटॉमी देख ली। अब फिजियोलॉजी प्रोसेस क्या होती है, पहली प्रोसेस में क्या होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, है ना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूएफ करके लिख रहा हूँ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेट निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे दो लेयर्स हैं, एक ग्लोमेरुलस की लेयर होगी, एक बोमेन्स कैप्सूल की लेयर होगी, उन दोनों लेयर से एक छन्नी बन गई है। तो इस छन्नी से जब पास करेगा ब्लड, तो फिल्ट्रेट निकल आएगा उसका, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, सॉल्ट, ऐसी चीजें जो छोटी छोटी है निकल आएंगी। तो ये हो गई पहली स्टेप, फिल्ट्रेट। उसके बाद दूसरी स्टेप में होता है रीएब्जॉर्प्शन, RA, और तीसरी स्टेप थी ट्यूबुलर सिक्रीशन, TS, ऐसे लिख दिया। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अभी बहुत सारी चीजें निकल गई है, इसमें से सिर्फ यूरिया और थोड़ा सा वाटर निकालना है अपन को, है ना। अपन को ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, वापस से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, समझे। तो ये जब फिल्ट्रेट इसमें से जाएगा, तो ये TCT से की जो दीवार है, लूप ऑफ हेनले की जो दीवार है, यहाँ पे क्या होता रहेगा, लगातार रीएब्जॉर्प्शन होता रहेगा, है ना। वो इस चीज को वापस बाहर साइड एब्जॉर्ब करते रहेंगे, समझ गए। जी। हाँ याद है ना, कल बता दिया था। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर भी है ना, वाटर भी बहुत सारा एब्जॉर्ब होता है, बहुत सारा वाटर आ जाता है, क्योंकि लिक्विड है वो तो कहीं से भी पास कर जाएगा। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन में ऐसा होता है। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है इसको रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं अपन। एक सेकंड रुको, राम निकल गया। ठीक है, देखो मैं ये पूछ रहा था कि इसको अपन ने रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोला, ये कोई बता सकता है क्या, सोच के देखो थोड़ा, न्यूट्रिशन से थोड़ा कनेक्ट करो इसको। हाँ, इसमें जो ये जो यूजफुल निकल जाते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, उनको रीअब्सॉर्ब कर लेता है ये नेफ्रॉन्स। हाँ, ये तो प्रोसेस हो गई, नेफ्रॉन के अंदर ये पूरी PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT ने रीअब्सॉर्ब कर लिया। पर मैं इसको एब्जॉर्प्शन के बजाय रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वापस से एब्जॉर्ब किया। क्यों? देखो मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, बोल बोल राम, तू बोल। नहीं, क्योंकि ये पहले ऑब्जॉर्ब हो चुके हैं, ये गलती से आ जाते हैं। हाँ, ये जो है, याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बार इनका एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अपन ने जब डाइजेशन किया था, तो यही तो निकला था, ग्लूकोज निकला था, अमीनो एसिड निकले थे, सॉल्ट सब ठीक है, होती है हर जगह। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये जो चीजें हैं, ये एक बार एब्जॉर्ब की गई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाला गया था। अब ब्लड जब वापस से किडनी के पास गया, तो वहां पे क्या हुआ, ये चीजें वापस से कूद के इधर आ गई, तो इनको वापस से बुलाना पड़ा, नहीं वापस आओ, समझ गए। जी। इसलिए रीएब्जॉर्प्शन बोला है ना, वापस से एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो अभी कोर्स में नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, ऐसा समझ लो कि तीसरी स्टेप मतलब बस, ठीक है, हो गया। वहां पे तीसरी स्टेप में क्या किया, यहाँ पे अपन ने डाल दिया इस चीज को, ये थी दूसरी स्टेप, पहली स्टेप यहाँ पे होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट है तो ले लो, कल का रिवीजन है, फटाफट कर दिया, आगे बढ़ते हैं आज अपन। ले लिया, जी। चलो आ जाओ। अब देखो, अब बात ऐसी आती है कि किडनी जब है ये वाला काम करना बंद करते हैं ना। अब ये देखो, ये चीज अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तक तुमने जितने भी पढ़े, मतलब अभी तक लाइफ प्रोसेस, उसमें ऐसा नहीं पढ़ा कि इसने काम करना बंद कर दिया तो क्या करेंगे, है ना। ये ऐसा पहली बार ही पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें जब किडनी जो है काम करना बंद कर देती है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कहीं चोट लग गई, अल्कोहल के कारण ही, कुछ लोग बहुत जैसे शराब पीते हैं तो उनकी किडनी खराब हो जाती है, लिवर, किडनी, ये सब खराब हो जाता है ना, या फिर कोई इंजरी हो गई, तो इन कारण से क्या होता है, किडनी जो है काम करना बंद कर देती है। तो अब कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी चीज, है ना, कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, अपनी ब्लड में क्या सर्कुलेट होने लगेगा, जो टॉक्सिक टॉक्सिक चीजें थी, याद है ना, यूरिया जैसी चीज है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट थे जो, जी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना। CO2 है, ये सब भरेगी थोड़ी, तो ये फिर भी मतलब कुछ टाइम तक इंसान सहन कर सकता है एक तरह से। पर मेटाबॉलिक वेस्ट भरने लगे तो बहुत हालत खराब होने लगती है ना, सारे बॉडी के पार्ट खत्म होने लगते हैं, क्योंकि क्या है भाई, ब्लड ही तो है जो सारी बॉडी में जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, और ब्लड ही में गंदगी होगी इतनी सारी, तो सारे ऑर्गन खराब हो जाएंगे, समझे बात को, है ना। तो ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन पहले। 111 पेज पे आ जाओ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। आ गया गोपाल, तू भी आ गया। हाँ ठीक है, 111 पेज पे आर्टिफिशियल किडनी वाला जो डब्बा है उसको देखना है, हीमोडायलिसिस लिखा है, उसका मतलब समझते हैं अभी। आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी समझ रहे हो ना, कि अपन ने अलग से किडनी लगाई,
इसकी किडनी खराब हो चुकी है तो अपन ने अलग से लगाई, ठीक है। तो अब देखो, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइव, क्या हो रहा है, रुक जाओ, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, ठीक है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शन हो गया है ना, कोई बैक्टीरिया घुस गया किडनी में, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज, ऐसा भी होता है कि कभी कभी खून कम जा रहा है किडनी को, है ना, हार्ट में प्रॉब्लम है उसके कारण किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, समझे। ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज, है ना, तो इसकी किडनी की एक्टिविटी कम हो गई, ठीक है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, खून में जम रही है पॉइजनस चीजें तो पूरी बॉडी में जमेंगी, विच कैन इवन लीड टू डेथ। तो अब कुछ वाइटल ऑर्गन्स और खोने लगे इस तरह से, तो धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, ठीक है। अब बस यहीं तक पढ़ते हैं अपन, हाँ यहीं तक पढ़ते हैं। अब देखते हैं जरा क्या होगा। अब किडनी जो है ये अपनी काम नहीं कर रही, तो अपन क्या यूज करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी। अब सोच के देखते हैं किडनी के काम क्या थे, मतलब बेसिकली चलो मैं बोलूं तो एक ही काम था उसका, वो ब्लड को फिल्टर कर देती थी, है ना, उसमें से जितना भी कचरा था वो निकाल लेती है, बताओ इतना ही काम था ना। हाँ। तो अब ये काम अपन एक दूसरी डिवाइस के थ्रू करते हैं, इसको बोलते हैं डायलाइजर, जी है। इस दूसरी डिवाइस का नाम है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी तुम्हारे कोर्स में ये नाम दिया है, इसका दूसरा नाम भी होता है डायलाइजर। और इस प्रोसेस को कहते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी को मैं यूज कर रहा हूँ, किसी की किडनी खराब हो गई तो मैं आर्टिफिशियल किडनी को यूज कर रहा हूँ उसके ब्लड को क्लीन करने के लिए, है ना। तो आर्टिफिशियली जब ब्लड को अपन क्लीन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलाइसिस, डायलिसिस या डायलाइसिस या फिर हीमोडायलिसिस। हीमो वर्ड जो है ना ब्लड के लिए यूज होता है, तो ब्लड की क्लीनिंग हो रही तो हीमोडायलिसिस। चलो बताओ ये समझ में आया। आर्टिफिशियल किडनी या हाँ डायलाइजर यूज करेंगे अपन ब्लड को क्लीन करने के लिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये होता कैसे, ये काम किया कैसे जाएगा। अब देखो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले पहले देखो मैं थोड़ा मशीन का आउटलाइन से बना देता हूँ कैसी दिखती है मशीन। ठीक है, बड़ी छोटा सा मैंने ऐसे ही डायग्राम बनाया समझाने के लिए। इस तरह की कुछ मशीन होती है ना। ये क्या बनाया मैंने, डायलाइजर। अब क्या है ये देखते हैं जरा इसको। क्या करेंगे अपन, यहां से जो है ब्लड लेंगे पेशेंट का। तो एक काम करो, एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखते जाओ। दिख रहा है तुम्हें, इंसान के हाथ में दो उनने मतलब इंजेक्शन टाइप लगा रखे हैं, एक से ब्लड ले रहे हैं दूसरे में ब्लड डाल रहे हैं, देखा ये चीज। जी ये ब्लड यहां से जाएगा, इस ट्यूब के थ्रू जाता जाएगा ब्लड, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ब्लड जो है इंसान की, देखो एक साइड से आर्टरी से ले रहे हैं और वेन में डाल रहे हैं। अच्छा चलो एक चीज बताओ मेरे को, ज्यादा गंदा ब्लड किस में होगा, आर्टरी में या वेन में। किडनी काम नहीं कर रही किसी की, तो आर्टरी का ब्लड ज्यादा गंदा होगा या वेन का, वीन बोलो बोलो। आंसर है किसी का भी नहीं। ये देखो ये एक कंफ्यूजन रहता है, मैं इसको दूर कर देता हूँ पहले। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होना अलग बात है, और क्लीन और मतलब गंदा होना अलग बात है, बात समझे। जी आर्टरी में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है ना, वो अपन ऑर्गन्स को दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। वेन में जो ब्लड है वो कलेक्ट करके आ रहा है ऑर्गन से, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड। पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्लीन है या कोई जो है गंदा है ना, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि क्लीन करने का जो काम है वो किडनी का होता है, और किडनी ऑक्सीजन CO2 से कोई लेना देना नहीं होता किडनी का, है ना। वो तो अपने काम के हिसाब से ऑक्सीजन थोड़ी सी ले लेती है और CO2 डाल देती है एक नॉर्मल ऑर्गन की तरह, है ना, कुछ उसमें एडिशन नहीं करती, कुछ अलग काम नहीं करती। किडनी एक नॉर्मल ऑर्गन की तरह ही काम करती है, बस वो ब्लड को फिल्टर भी कर देती है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि किडनी से आने वाली वेन जो होगी, जैसे जो रीनल होगी ना, उसका ब्लड बहुत क्लीन होगा, और जो रीनल आर्टरी होगी, जो आर्टरी किडनी में जा रही है, वो उसका ब्लड बहुत गंदा होगा। ये बात समझ पाए क्या बोली मैंने, है ना, क्योंकि भाई वो आर्टरी जो है वो किडनी में जा रही है तो गंदा ब्लड लेके जा रही होगी, और रीनल वेन आ रही है वापस तो साफ ब्लड लेके आ रही होगी। बताओ कोई डाउट तो नहीं, रिपीट करूं क्या कुछ। ठीक है, तो इनके अलावा रीनल वेन और रीनल आर्टरी के अलावा कोई सी भी तुम आर्टरी और वेन का कॉम्बिनेशन पकड़ लो, दोनों में इक्वली गंदगी होगी। समझे बात को, दोनों इक्वली ही गंदी होंगी। ये बात समझे जो मैंने बोली। जी समझ। हाँ ठीक है, तो अब डायलिसिस के टाइम अपन जो ब्लड है वो आर्टरी से भी ले सकते हैं, वेन से भी ले सकते हैं,
है ना। पर आर्टरी से क्यों लिया जाता है ना, आर्टरी से लिया जाता है, क्यों लिया जाता है वो बताता हूँ। आर्टरी से इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो जो है ब्लड जो है आर्टरी में, वो प्रेशर है उसमें थोड़ा, याद है ना। आर्टरी की वॉल भी, मतलब वॉल मोटी होती थी, ल्यूमन पतला होता था आर्टरी का, वेन में उल्टा होता था, है ना, बड़ी सी होती थी वेन और उसकी वॉल पतली होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आर्टरी के अंदर जो ब्लड वो अंडर प्रेशर होता था, तो प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो इसलिए ये जो ब्लड आएगा ये बीच में से रुक नहीं जाएगा, है ना। रुक गया बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो पेशेंट का ब्लड अपन यहाँ पे इकट्ठा करते जा रहे हैं बेसिकली, तो इसलिए यहाँ से जो ब्लड आना चाहिए वो फटाफट फ्लो करके वापस भी जाना चाहिए उसकी बॉडी में, खून की कमी ना हो जाए वरना उसको। तो इसलिए प्रेशर के साथ यहाँ से जो ब्लड आता है इसलिए फटाफट होके चला भी जाता है। अगर प्रेशर के साथ मान लो नहीं भी आया, है ना, अगर मान लो उसका प्रेशर फिर भी थोड़ा कम हो गया, तो एक पंप अपन लगा ही देते हैं। ये एक पंप, पंप एक लगा ही रहता है। देखो दिख रहा है वहां पे पंप लगा हुआ है, जी डायग्राम देखो एनसीईआरटी का, देखा ब्लड जहां से लिया है, एरोज जो कि हाँ मतलब निकली है बॉडी से उसके, वहां पे लिखा है लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, एक छोटा सा पंप लगा दिया। टिल्लू बोलते हैं शायद, है ना, इंजीनियरिंग वाले लोग ऐसा टिल्लू बोलते हैं पंप को, पता नहीं उनकी अपनी भाषा है। ये देखो, तो पंप लगा दिया है मैंने, तो उससे क्या हो जाता है, कोई भी फ्लूइड का ना मोशन फास्ट हो जाता है। हार्ट भी क्या है अपना, पंप ही तो है, वो पंप करता है हाँ तो क्या करते हैं, फास्ट कर देता है उसको। चलो बहुत बढ़िया। तो अपन ने जो पंप लगा दिया, इससे क्या हुआ, आर्टरी से ब्लड आता गया, ट्यूब से पास करेगा और ये ऐसे निकल जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे करने क्या वाले हैं अपन, है ना, ये देखते हैं। अब ये जो पूरा टैंक है इसमें ट्यूब्स हैं, और ये ट्यूब्स जो हैं इसके आसपास भरा हुआ है डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाँ मार्क किया वो क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड, स्पेशल टाइप का फ्लूइड बनाया गया है, डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या होती है डायलाइजिंग फ्लूइड की, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, अब थोड़ा सा रुकना है ना, समझाता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ब्लड। चलो इसका मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने क्या बताया था, अगर याद हो थोड़ा सा रूट्स में, तो पानी को खींचने की क्षमता, बस इतना याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर फिलहाल के लिए इतना होता है अपने लिए, पानी को खींचने की क्षमता ऑस्मोटिक प्रेशर है, समझ गए। जी तो ब्लड जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ब्लड, यानी डायलाइजिंग फ्लूइड का भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम ब्लड इसमें डालो और ब्लड का पानी निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चले जाए, समझे, ऐसा नहीं हो सकता। या डायलाइजिंग फ्लूइड का बहुत सारा पानी ब्लड में आ जाए, क्योंकि दोनों की पानी को खींचने की क्षमता सेम है, तो दोनों में जाएगा भी तो इक्वल पानी जाएगा, तो ओवरऑल कोई पानी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझे, हाँ है ना। तो ये अपन को भाई उसका ब्लड अपन ने निकाला है, और अपन उसको कुछ खराब करके नहीं दे सकते उसके ब्लड को, कि पानी बढ़ा दिया ब्लड में, ऐसा कुछ नहीं काम कर सकते, बहुत डेंजरस हो सकता है काम। तो इसलिए जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है ब्लड के, ठीक है। अब एक दूसरी चीज ये है, कंपेयर करते हैं चलो जरा, ब्लड और ये डायलाइजिंग फ्लूइड को। अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज रहेंगी, अगर ब्लड जो है उसका पानी का मान लो कंसंट्रेशन है ना, वाटर जो है उसका कंसंट्रेशन है मान लो 5 मोल पर लीटर, ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं, ये कोई कंसंट्रेशन की यूनिट है, अपन को नहीं पता भी, अभी मत चिंता कर। तो डायलाइजिंग फ्लूइड में भी क्या रहेगा, 5 मोल पर लीटर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ बस, कि इक्वल रहेगा, समझे बात को। जी ग्लूकोज जितना ब्लड में होगा 0.003 मोल पर लीटर ब्लड में, एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं हो सकता है, तो डायलाइजिंग फ्लूइड में भी 0.003 मोल पर लीटर रहेगा, नहीं 03, ठीक है ना, इतना मोल पर लीटर, यानी एकदम इक्वल रहेगा। अगर अमीनो एसिड ब्लड में 0.008 है मोल पर लीटर, रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, और यहाँ भी 0.008 होंगे मोल पर लीटर। अब थोड़ा देख के बताओ मेरे को, क्या पानी का कंसंट्रेशन दोनों साइड सेम है, जी सेम है। हाँ सेम है। सेम है, यानी पानी इधर से उधर जाएगा क्या कहीं, सोच के बताओ। नहीं अच्छा चलो एक चीज और ऐड करो, ये जो वॉल है ना, ये जो ट्यूब बनी है, ये ट्यूब दिख रही है, ब्लैक कलर से बनाई है मैंने, हाँ जी इसकी जो दीवार है ना वो सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब, ये सुना है वर्ड पहले, जी 9th में सुना है क्या, हाँ certain things to move through them। हाँ हाँ हाँ। देखो अब रियलिटी बताऊं तो दो चीजें होती है, एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है सिलेक्टिवली परमिएबल,
ठीक है, ये दो अलग चीजें होती है, अभी फिलहाल तुम्हारे लिए कोई डिफरेंस नहीं। सेमी परमेबल यानी वो जो मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मूव करने देती है, उसके पोर्स बहुत छोटे होते हैं। और सिलेक्टिवली तो वो होती है जो सिलेक्ट करती है कि इसको मूव करने दूंगी, इसको मूव नहीं करने दूंगी, उसको साइज से मतलब नहीं है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी फिलहाल इतना समझो, जो वॉल है वो सेमी परमेबल है, यानी उसमें छोटे छोटे छेद हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा अपन को? क्योंकि भाई अपन को किडनी जैसा बनाना है इसको, समझ रहे हो, किडनी हाँ की तरह काम करनी चाहिए ये। बताओ, समझे बात को? जी जी यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, तो यहाँ से क्या थोड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है एक्सचेंज हो सकते हैं, तो ट्यूब जो है ये सेमी परमेबल बोलते हैं अपन, सिलेक्टिवली नहीं, सेमी परमेबल। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, अभी जो ब्लड है इसमें वाटर जितना है, डायलाइजिंग फ्लूइड में भी उतना ही कंसंट्रेशन है, तो वाटर इधर से उधर नहीं होगा। ग्लूकोज जितना है ना, ग्लूकोज जितना है ब्लड में उतना ही डायलाइजिंग फ्लूइड में, तो कंसंट्रेशन कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा, वाली बात है। याद है ना डिफ्यूजन कब होता था? इस कमरे में अगरबत्ती की स्मेल बहुत सारी है, मैंने दरवाजा खोला तो हाँ क्या होगा, उस कमरे में अगरबत्ती की स्मेल है ही नहीं, तो इसलिए कंसंट्रेशन के अलॉन्ग मूव कर गई कोई चीज, वो होता था डिफ्यूजन। तो यहाँ पे अब डिफ्यूजन होगा ही नहीं ग्लूकोज का, दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम है, अमीनो एसिड का भी नहीं होगा। बताओ, ये बात पकड़ में आई? पहले आखिरी चीज लिखूं फिर मैं? जी अब देखते हैं जरा, अब मैं लिख रहा हूँ यूरिया। यूरिया का ब्लड में कंसंट्रेशन मान लो है 0.004 मोल पर लीटर, ऐसा कुछ कंसंट्रेशन है, और डायलाइजिंग फ्लूइड में कंसंट्रेशन होगा इसका 0। ये बात पकड़ में आई? अब देखो क्या होने वाला है, मैंने क्या किया, बेसिकली डायलाइजिंग फ्लूइड एक ऐसी चीज बना दी मैंने जो पूरी तरह ब्लड के जैसी है, एकदम सेम है ब्लड के, एक्सेप्ट यूरिया। समझे? यूरिया के अलावा बाकी पूरे ब्लड के जैसी है। ये बात पकड़ में आई? बोलो बोलो, रिपीट जी करूं क्या कुछ? हाँ नहीं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायलाइजिंग फ्लूइड क्या चीज है, एकदम सेम है ब्लड के एक्सेप्ट यूरिया, यूरिया के अलावा बाकी पूरी तरह से सेम है ये ब्लड। यूरिया के अलावा क्यों? क्योंकि भाई यूरिया को ही तो अपन को निकालना है बाहर। तो अब क्या है, यूरिया ब्लड में है और डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, तो यूरिया का डिफ्यूजन होगा बस, और किसी चीज का डिफ्यूजन नहीं होगा। बताओ, बात समझ में आ गई? जी तो क्या किया अपन ने, यूरिया को ब्लड के बाहर निकाल दिया, और किसी चीज को छुआ भी नहीं अपन ने, उतनी की उतनी रहेगी ब्लड में। तो ये यूरिया बस निकल जाएगा ब्लड से, लगातार अपन क्या कर रहे हैं, यूरिया को ब्लड से निकाल रहे हैं। ब्लू से बना देता हूँ जल्दी को। हाँ, तो अपन क्या कर रहे हैं, यूरिया को लगातार क्या कर रहे हैं, ब्लड से बाहर निकाल रहे हैं, यूरिया निकलता जाएगा लगातार ब्लड से बाहर। ब्लू से जो बना रहा हूँ ये क्या है, यूरिया है। जी हाँ, लिख दो इधर, यूरिया। तो ये यूरिया लगातार ब्लड से बाहर निकले जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, कंसंट्रेशन डिफरेंस है इसमें, तो डिफ्यूजन से अपने आप ही ब्लड के बाहर निकले जा रहा है ना, अपन कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अपन बस क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं बस ब्लड फ्लो करता रहे इस ट्यूब के अंदर, ताकि जो ये कंसंट्रेशन अपन ने जो सॉल्यूशन बनाया है डायलाइजिंग फ्लूइड का, ब्लड के जैसा है एकदम, बस यूरिया अलग है। तो यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में 0 है, ब्लड में बहुत सारा है, तो यूरिया ब्लड से बाहर निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में जाएगा। तो क्या कर दिया अपन ने, ब्लड को साफ कर दिया। देखो, समझ गए? समझ गए? बताओ। हाँ 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 इस तरह से जी अपन ने ब्लड को साफ कर दिया। बताओ, क्लियर हो गई ना पूरी प्रोसेस? कितनी सिंपल थी, जी जी है ना? अब देखो, तुम देख रहे होगे यहाँ पे मैंने दो छोटी छोटी बॉटल्स भी लगाई हैं, उनका भी मतलब समझ लेते हैं। अब देखो क्या होगा, ये जो यूरिया निकल रहा है ये भी तो डायलाइजिंग फ्लूइड में भरता जाएगा, जी समझ रहे हो ना? जी तो ये वाला जो यूरिया भरता जा रहा है डायलाइजिंग फ्लूइड में, इसको भी तो अपन को रिप्लेस करते रहना पड़ेगा, वरना हो सकता है डायलाइजिंग फ्लूइड में भी यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ने लगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इसलिए क्या होता है, ये वाले जी डायलाइजिंग फ्लूइड को लगातार निकालते रहते हैं अपन, है ना? ये वाला जो डायलाइजिंग फ्लूइड है जिसमें बहुत सारा यूरिया भरा हुआ है, ये इतना सारा, और अपन फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड लगातार इसमें भरते रहते हैं, है ना? तो ये क्या है, ये फ्रेश वाला है, और ये यूज्ड वाला है ना, जो इस्तेमाल कर चुके हैं। चलो भाई, बताओ, पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है डायलिसिस का? जी जी भैया बहुत बढ़िया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट तो नहीं है? ले लिया नहीं बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है।
अब देखो, अब एनसीईआरटी क्या करती है, मतलब बड़ी चालाकी की एनसीईआरटी ने यहाँ पे, वो एक चीज यहाँ पे वो बताती जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, रीअब्जॉर्प्शन वाली। एक चीज याद आ रही है, मैंने बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि 180 लीटर जो है इनिशियल फिल्ट्रेट बनता था, एक्चुअल में कितना होता है, 1 से 2 लीटर ही यूरिन होती है अपन की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। ये चीज याद आई, डेली 180 लीटर तक इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है ह्यूमन बॉडी में, पर यूरिन तक पहुंचते पहुंचते 1 से 2 लीटर ही बचता है। क्यों? क्योंकि रीअब्जॉर्ब कर लेती है किडनी पूरा। ये बात याद आई? जी कल बताई थी, क्योंकि क्वेश्चन ना इसी तरह से पूछा जाएगा। वहां पे हो सकता है फिर तुम्हें स्ट्राइक ना करे कि मतलब वो एनसीईआरटी की लाइन उठा के लिख देते हैं, बोल देते हैं कि इलस्ट्रेट या एक्सप्लेन, ऐसा कुछ। तो वो क्या बोलेंगे कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट है 180 लीटर होता है, पर एक्चुअल जो वॉल्यूम होती है 1 से 2 लीटर ही होती है पर डे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बताओ। तो अपन को ये बताना पड़ेगा कि किडनी पूरा रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, तुम लोग ट्राई करना आंसर करने का। मेरे को बताओ, यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड पर डे कितना होगा? सोच के देखो थोड़ा। ऑप्शन दे देता हूं, 180 लीटर होगा या 1 से 2 लीटर होगा पर डे? सोचो, एक्सप्लेन भी करना क्यों। भैया क्वेश्चन क्या है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड मिलेगा, है ना, कोई पेशेंट है भाई, उसका अपन ब्लड निकाल रहे हैं, यूज डायलाइजिंग फ्लूइड जो मिलेगा अपन को पर डे, कितनी वॉल्यूम होगी उसकी? 180 लीटर या 1 से 2 लीटर? 1 से 2। आंसर वो एक्सप्लेनेशन भी देना क्यों होगी, क्योंकि बता ये सकता है गोपाल क्यों? 0.03 को मतलब वैसे करेंगे तो उसको 1 से 2 में ही होगी। नहीं नहीं, क्या वापस बोल, सोच ले अच्छे से सोच ले। राम, देखो को समझ में आया? हाँ, अगर जैसे फिल्ट्रेट होके आगे बढ़ते हैं नेफ्रॉन में, ये ग्लूकोज हाँ ग्लूकोज वगैरह वाटर, अगर किडनी एब्जॉर्ब नहीं करती है तो 180 लीटर होगा, अगर एब्जॉर्ब कर लेती है तो 1 से 2। हाँ हाँ हाँ, सही जा रहा है, सही जा रहा है। बोल बोल, आगे बोला। जैसे अगर एब्जॉर्ब कर लेती है किडनी तो फिर 1 से 2 लीटर बचता है, और हाँ फिर नहीं करती तो 180 लीटर। हाँ, तो ये इसकी अमाउंट क्या हो सकती है, बता सकता है? 180 हो गया, 1 से 2 एब्जॉर्ब हुआ या नहीं हुआ? एब्जॉर्ब हुआ तो 1 से 2 लीटर। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ, ध्यान से देख। रीअब्जॉर्ब कहाँ हुआ? अपन बस ब्लड को यहाँ से निकाल रहे हैं, बस उससे यूरिया निकल रहा है, रीअब्जॉर्ब तो कर ही नहीं रहे अपन कोई भी चीज। याद आई? 180। ये बात याद आई? ये 180 होगा, यही चीज याद दिलाना चाह रहा हूँ। ये जो अपन उधर पे करते थे, यानी किडनी में जो काम होता था, वहां पे क्या होता था, बहुत सारी चीजें आ जाती थी, वाटर भी बहुत सारा आ जाता था, और यूरिया को फिर अपन यूरिया के अलावा बाकी सब रीअब्जॉर्ब कर लेते थे। यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा। तो यहाँ पे जितना फ्लूइड बचेगा वो बचेगा, अपन उसको मतलब अलग नहीं कर सकते, वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी कोई चीज, है ना, वो तो अपनी बॉडी है। यहाँ तो सिर्फ ट्यूब्स है भाई, ये कुछ नहीं कर सकते रीअब्जॉर्ब। बताओ, बात समझे? तो ये 180 लीटर होगी, समझ गए बात? जी चलो ठीक है, गोपाल तू भी समझ गया? रिपीट तो नहीं करूँ कुछ? नहीं। ठीक है, आ जाओ, मैं आर्टिफिशियल किडनी अब रीड कर देता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा अपन ने रीड कर लिया था। 111 पेज पे आ जाओ। जी, आ गए। ठीक है, देखो मैं तीसरी लाइन पे हूँ, ठीक है, इन केस ऑफ, वहां से पढ़ रहा हूं मैं। पहुंच गए तीनों? जी ठीक है। In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. प्रोसेस क्या है? डायलिसिस या हीमोडायलिसिस प्रोसेस का नाम है। और जो अपन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलाइजर। ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लो फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस, है ना, डायलिसिस के थ्रू, यानी प्रोसेस है डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग। ठीक है, वॉल कैसी होगी? सेमी परमिएबल होगी। ये बहुत सारी ट्यूब्स होंगी। साइड वाला डायग्राम देखो, उसमें दिख रहा कितनी सारी ट्यूब्स है। मैंने तो दो ही बनाई, बस 2-3, है ना। साइड वाले डायग्राम को भी देखेंगे अभी, चलो इसके बाद। हाँ, उसके बाद क्या है? आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। ये उन्होंने बता दिया स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है डायलाइजर। आगे क्या लिखा है? दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर